जय हिंद दोस्तों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आते जाइए, लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बुलाते रहिए। वी आर इन द लाइव स्ट्रीम एंड पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, थर्ड टेस्ट मैच डे वन। सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे एक एक करके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पूरे दिन के खेल में क्या कुछ घटा। पहले था नीतीश कुमार रेड्डी का जलवा, फिर हमारे पांचों बॉलर का जलवा जहां बैस बॉल गया था तेल लेने। उसके बाद एक बड़ा सीरियस मोमेंट आता है, पंत इंजर्ड होते हैं, ध्रुव जुरेल आते हैं विकेट कीपिंग करने, और उसके बाद बैस बॉल मोड धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाता है, फिर विकेट गिरते हैं। बट जो रूट इंडिया के अगेंस्ट 3,000 रन पूरे करते हैं, शतक के बहुत करीब आते हैं। बहुत कुछ घटा है पूरे दिन के खेल में। तो चलिए करते हैं एक एक करके सारे क्रूशल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस। तो सबसे पहले मैच की शुरुआत हुई थी टॉस के साथ, जहां टॉस जीता था इंग्लैंड ने और किया था बैटिंग का फैसला। और इस टेस्ट सीरीज में पहली बार ऐसा हुआ था कि इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा था। टेस्ट मैच में टॉस तो तीनों में जीते थे, तीनों टेस्ट के टॉस जीते इंग्लैंड ने, बट पहले बॉलिंग की थी दोनों टेस्ट मैच में। पिच और कंडीशन को देख के लॉर्ड्स में डिसाइड किया कि हम करेंगे पहले बैटिंग। और दोनों तरफ से अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो जसप्रीत बुमराह थे इन दी प्लेइंग 11 फ्रॉम इंडिया, और सामने अगर मैं बात करूँ तो जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई थी इन प्लेस ऑफ जॉश टंग। तो ये दो खास बदलाव किए थे दोनों टीमों ने। और लॉर्ड्स के पिच जितना हमने उम्मीद रखी थी उससे कम घास छोड़ी गई, तो हम इंडियन बहुत खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था ये पिच का। क्योंकि अगर हरी पिच होती तो हमारे बैट्समैन भी स्ट्रगल करते, इंग्लैंड के बैट्समैन भी स्ट्रगल करते, बोलबाला रहता सिर्फ बॉलर्स का। बट दोनों टीमों का ध्यान रखते हुए ये पिच बनाई गई, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ी येलोइश ब्राउनिश कलर की पिच है, जहाँ पे बैटिंग थोड़ी आसान नजर आ रही है। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई थी प्लेइंग 11 की दोनों टीमों की। उसके बाद क्या घटा उसके बारे में बात करेंगे। तो जब पहली विजुअल आई हमारे पास पिच की, तो बहुत खुश थे हम, क्योंकि अगर आप लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखोगे तो वो थोड़ी ब्राउनिश पिच थी। हम सब काफ़ी खुश थे कि भाई बैटिंग मिलने वाली है पिच पे। और जो न्यूज़ अपडेट हमें मिला था, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग था, वो था प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे जसप्रीत बुमराह का स्क्वाड में जुड़ना, प्लेइंग 11 में जुड़ना। वही जॉश टंग आए थे यहाँ पे जोफ्रा आर्चर के बीच में, और लॉर्ड ऑफ क्रिकेट जो है वो आए थे पिच ऑफ क्रिकेट, दी होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में, और उन्हें ये बेल को रिंग किया। और इसी के साथ शुरू हुआ थर्ड टेस्ट मैच का डे वन की पहली गेंद का खेल की शुरुआत, जहाँ पे बुमराह लीड कर रहे थे टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को, और इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे लीड करते हुए जोफ्रा आर्चर, जो कि लगभग 1500 दिनों के बाद वापसी कर रहे हैं इन दी वाइट जर्सी टेस्ट क्रिकेट में। और उसके बाद थोड़ा एक फनी इंसिडेंट भी होता है, जहाँ पे ये आप देख सकते हो, जॉनी बेस्टो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। जॉनी बेस्टो ने 100 टेस्ट मैचेस पिछले साल कंप्लीट किए थे इंडिया के अगेंस्ट, उनको आज जाके मोमेंटो दिया गया। क्या मतलब था, क्या रीज़न था, पता नहीं। एक साल तक वेट करवा के रखा, लगभग रिटायरमेंट के क्लोज लेकर के चले गए हैं जॉनी बेस्टो को, और अब जाके उनको इस मोमेंटो के साथ नवाजा गया है। तो कुछ समझ नहीं आया क्यों करवाया गया। बहुत ज़्यादा फनी इंसिडेंट था, इसलिए मैंने सोचा आप सभी के साथ ये क्रूशल पॉइंट शेयर कर दूं। इसके बाद क्या हुआ, सुनील गावस्कर द लिटिल मास्टर का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। तो इनके यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी हुई, जो कि स्टूडियो में हुई थी, इंग्लिश कमेंट्री बॉक्स में हुई थी। तो ये बहुत एक आइकॉनिक था, क्योंकि हम जानते हैं भाई ये लेजेंड रहे हैं क्रिकेट के, तो इनका बर्थडे सेलिब्रेट करना तो बनता है। और उसके बाद क्या होता है, टेस्ट क्रिकेट शुरू होता है, पहली बॉल डाली जाती है, लगातार 5-5 ओवर के स्पेल चले जाते हैं सिराज के और बुमराह के। बुमराह पहले स्पेल में ही 7 ओवर डाल के जाते हैं, सिराज 5 ओवर डाल के जाते हैं, कोई विकेट नहीं मिलता। वन चेंज आते हैं वहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी, और वो डालते हैं एक सुंदर गेंद, जहाँ पे डाउन द लेग बैंड डकेट का एज लगता है, और पंत उनका कैच आउट करते हैं। उसके बाद एक इन स्विंगर बॉल होती है, जो कि कट के सीधी हो जाती है। हमें लग रहा था वो इन स्विंग होगी, बट वो कट के सीधी हो गई बॉल, और वो कट के सीधे होने पे जैक क्रॉली का भी आउटसाइड एज लेकर जाती है, और ऋषभ पंत वो भी कैच कर लेते हैं। तो एक ही ओवर में फिर से 2 विकेट लेकर के गए नीतीश कुमार रेड्डी। ये इस सीरीज़ में तीसरी बार हुआ है। पहले किया था आकाशदीप सिंह ने, फिर किया था पिछले टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में यहाँ पे आकाशदीप सिंह ने, और तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में सेम चीज़ कर दी नीतीश कुमार रेड्डी ने। बट नीतीश कुमार रेड्डी ने जो एक और रिकॉर्ड हासिल किया है, वो है पहले ओवर में 2 विकेट लेना, जो कि इंडिया में इससे पहले सिर्फ इरफान पठान ने किया था। वो करके दिखाया नीतीश कुमार रेड्डी ने, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग काम करके गए। और उसके बाद बात करें क्या हुआ दिन के खेल में, तो थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आई। एक जो पॉजिटिव था हमारे लिए पहले सेशन में, वो वही था कि रन गति को कंट्रोल किया था। पहले दोनों टेस्ट मैच में इंग्लैंड 400 450 बनाने के लिए जो रन रेट फॉलो कर रही थी, वो 4, 4.5, 5, 5.5, 6 तक भी गया था पिछले टेस्ट मैच में। बट इस टेस्ट मैच की पहले सेशन में रन रेट था 3.2 के अराउंड, 3.29 के अराउंड, जो कि बहुत अच्छा था। 84 रन बने थे पहले सेशन में, जहाँ 2 विकेट गिरे थे, दोनों मिले थे नीतीश कुमार रेड्डी को। और उसके बाद पूरी तरीके से स्टेबिलिटी आ गई थी बल्लेबाजी में, क्योंकि ओली पोप और जो रूट आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, आउट होने का तो छोड़ो, रिस्क भी नहीं ले रहे थे। एकदम सेफ बैटिंग हो रही थी, एकदम डेड डिफेंस किया जा रहा था, जो हम लोग देखते थे चेतेश्वर पुजारा से, वीवीएस लक्ष्मण से, राहुल द्रविड़ से। वैसा टेस्ट डिफेंस इंग्लैंड से देखने को मिल रहा था, जो कि बैस बॉल पे भरोसा करते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने पे भरोसा रखते हैं। दे आर बैक टू देयर बेसिक्स। उनको पता चल गया भाई टेस्ट क्रिकेट इज़ द रियल क्रिकेट, जो टेस्ट करता है आपकी एबिलिटी को, और वही टेस्टिंग क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे 2 विकेट जब ले लिए नीतीश कुमार रेड्डी ने, थोड़ा नर्व डाउन हो गया था। और उसके बाद बीच में 1-2 चीज़ें और हुई थी, उसको डिस्कस करें।
तो इंडिया एक गलती बार बार कर रही है। कोई बॉलर विकेट ले लेता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। बुमराह विकेट लेते तो उनको 5-5 6-6 ओवर का स्पेल, सिराज विकेट लेने लगते तो 5-5 6-6 ओवर का स्पेल, और आकाशदीप का 5 विकेट का हॉल हो जाता है। तो उनसे लंबे लंबे स्पेल करवाए जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही बिल्कुल भी नहीं है। पैरेलली मैच चल रहा है, जो रूट अभी 99 पे खेल रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उनका शतक आना डेफिनेटली वाला है। तो हम कवर वो भी करेंगे डिटेल में, और क्या गेम प्लान है वो सब डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मेरी नज़रें कॉमेंट सेक्शन पे भी चल रही हैं। तो ये मैंने बोला एक नेगेटिव है, जहाँ पे जो बॉलर अच्छा काम कर रहा है आप उसी के पे भरोसे हो जाते हो और उसी के भरोसे टीम छोड़ देते हो, वो नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी से कुछ ज़्यादा ही बॉलिंग करवा दी गई, और जडेजा वाशिंगटन सुंदर को काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस करवाया गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब लाए जा रहे थे बॉलर्स तो लग ही नहीं रहा था कि उनमें कोई धार बचे, क्योंकि ऐसा लग रहा था सेकंड बॉल का वेट 40-45 ओवर के बीच में ही क्यों होने लग गया कि भाई 80 ओवर बहुत दूर है, अभी से सेकंड बॉल का मत सोचो। फिर बॉल की शेप बदल गई थी, एक तरफ से लंबी थी एक तरफ से छोटी थी। बार बार फोर्थ अंपायर को बुलाया जा रहा था वो बॉल की किट के साथ कि बॉल बदल दो, बट लास्ट तक बॉल नहीं बदली गई थी। और उसी के दौरान एक थोड़ा ख़राब इंसिडेंट होता है, जहाँ पे डाउन द लेग बॉल जारी होती है, ऋषभ पंत डाइव मारते हैं, उनकी जो रिंग फिंगर होती है उस पर बॉल लगती है, और वो इंजरी गंभीर थी तो स्प्रे सब मारे गए उनकी उंगली पे, बट असर नहीं दिखा तो उनको ग्राउंड के बाहर जाना पड़ा। ध्रुव जुरेल आए एज अ रिप्लेसमेंट विकेट कीपर। ये आईसीसी का रूल मुझे बहुत पसंद है, जहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर लेके चल सकते हैं, तो ये बहुत तगड़ी चीज़ हुई ग्राउंड पे। और उसके दौरान जब ब्रेक हुआ था तो डीएसपी सिराज आपको दिखेंगे यहाँ पे ओली पोप के बैट के साथ ऐसे बैटिंग कर रहे थे, ऐसा स्टांस लेके खड़े थे, इतना हाई बैकलिफ्ट लेके खड़े थे जैसे कि कोई ओपनर खड़ा है। भाई डीएसपी सिराज कुछ भी कर सकता है भाई, ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान इनने कुछ भी किया है। और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 99 पे ही जो रूट दिन का खेल समाप्त करेंगे, 99 नॉट आउट खेल रहे हैं, 191 बॉल खेल चुके हैं, और उनके साथ है बेन स्टोक्स जो कि 39 रन बना चुके हैं। बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है इंग्लैंड, और 251 रन बने हैं आज के दिन के खेल में। 83 ओवर हुए हैं, तो 7 ओवर तो उड़ गए, सपने में चले गए, उड़ गए। 3 के रन रेट से बल्लेबाजी हुई है। दिस इज़ द रियल टेस्ट मैच जो कि हम देखना चाहते हैं इंग्लैंड से, ना कि वो बेसबॉल। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लैंड ने बेसबॉल को हटा दिया है और रियल टेस्ट खेल रही है। इंडिया ने ज़बरदस्ती ये टेस्ट मैच खिलाया है इनको ऐसा कि हम तुम्हें रन नहीं बनाने देंगे, जो तुम पिछले 2 टेस्ट मैच में रन बना के आ रहे हो उससे रन रेट तुम्हारा आधा करके मानेंगे। वही हुआ, 3.02 के रन रेट से बैटिंग हुई है आज। तो ये बहुत तगड़ी बल्लेबाजी को कंट्रोल किया है टीम इंडिया ने आज के मैच में। बॉलिंग की बात करें तो वर्कलोड हिल चुका है, अभी दिन का खेल खत्म ही हो गया, तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हुआ क्या है, अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो 18 ओवर जसप्रीत बुमराह डाल चुके हैं, 35 रन पड़े हैं, 1 विकेट उनको मिला है। आकाशदीप सिंह 17 ओवर डाल चुके हैं, उनके 2 मेडन हैं, 75 ओवर वो पिट चुके हैं, उनको कोई विकेट नहीं मिला है। सिराज 14 ओवर डाल चुके हैं, याद रखो सिराज ने 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 14 ओवर वो भी डाल चुके हैं, 33 रन दिए हैं, उनको कोई विकेट नहीं मिला है। पिछले टेस्ट मैच में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 45-46 ओवर उन्होंने डाले थे सेकंड टेस्ट मैच में। फर्स्ट टेस्ट मैच के 30 ओवर मान लो, तो 75 ओवर ऑलरेडी डाल चुके हैं, इसके 14 जोड़ दो तो 89 ओवर होते हैं। मतलब ये टेस्ट मैच खत्म होते हैं उनके 100 ओवर तो डेफिनेटली होने वाले इस टेस्ट मैच में, तो उनका वर्कलोड भी मैनेज करने का सोचना पड़ेगा, जो हम सोचते हैं जसप्रीत बुमराह का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपको दिखेंगे सिराज के बाद नीतीश कुमार रेड्डी, जिनने 14 ओवर की गेंदबाजी की है, 2 विकेट वो भी लेके जा चुके हैं। जडेजा को 1 विकेट मिला था ओली पोप का, उसका बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड देन वाशिंगटन सुंदर, जिन्हें 10 ओवर डाले हैं, उनको भी कोई सफलता नहीं मिली है। तो दिन का खेल खत्म हुआ था तो मैंने आपको वो भी अपडेट दे दिया। अब बैक टू आते हैं अपने स्टेटस पे, पोस्ट मैच एनालिसिस पे। तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है जो रूट और ओली पोप के बीच में, दोनों सुदृढ़ नजर आते हैं, और कोई खराब शॉट नहीं खेला होता है पूरे मैच के दौरान, और ऐसा लग रहा होता है कि विकेट देना नहीं चाहते। ये अच्छी सोच है, बट टीम इंडिया के पास गेम प्लान की कमी हुई थी, और मुझे लग रहा था ओवर डिपेंडेंट हो गए वापस से बुमराह पे उनके कमबैक होते ही। तो ये चीज़ घूम फिर के वही आ जाती है, भाई क्यों इतना ओवर डिपेंडेंट है टीम इंडिया और जसप्रीत बुमराह और नीतीश कुमार रेड्डी पे, जिनने विकेट ले लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि गड़बड़ की है टीम इंडिया ने। उसके बाद क्या होता है, पूरे दूसरे सेशन में कोई विकेट नहीं गिरता है, इंग्लैंड का विकेटलेस रहते हैं। 24 ओवर का गेम होता है, 70 रन बनते हैं, बस कोई विकेट नहीं गिराती है इंग्लैंड, और वो वहाँ पे फ्रंट फुट पे चली जाती है। फ्रंट फुट पे जाने का रीज़न क्या होता है, वो रीज़न ये होता है कि भाई विकेट ही नहीं दिए तो हम तीसरे सेशन में एक्सिलरेट कर सकते हैं, बैस बॉल को जो हमने कंट्रोल किया उसमें हम थोड़ी बढ़ोतरी कर सकते हैं। उसके बारे में इंग्लैंड सोच सकती थी उसके दौरान, बट वो नहीं सोच पाए। क्यों? क्योंकि लंच टी ब्रेक के बाद जो पहला ओवर डाला वो डाला जडेजा ने, और पहली बॉल पे ओली पोप का विकेट लेकर के चले गए, जिनका आउटसाइड एज लगा तगड़ा, और ध्रुव जुरेल के हाथ में वो गेंद गई, और जडेजा को इस टेस्ट मैच की पहली सफलता मिल गई, जो कि बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जडेजा इम्पैक्टफुल बल्लेबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा विकेट नहीं मिले और फील्डिंग भी कर रहे थे, और इस टेस्ट मैच में उनको लेट इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए हमें। तो उन्होंने अपना कमबैक को स्ट्रॉन्ग रखा। और ओली पोप का अगर मैं आपको हाल बताऊँ, ओली पोप का हाल मान लो अजिंक्य रहाणे जैसा है। अभी जब अजिंक्य रहाणे का फॉर्म खराब होना शुरू हुआ तो ऐसा समाया गया था कि उनको कभी भी ड्रॉप किया जा सकता है, वही हाल है ओली पोप का। बनाएंगे तो भाई 100 बना देंगे, वरना 20-30-40 ही रन बनाएंगे, वही फॉर्म चल रहा है ओली पोप का। तो उनके ऊपर भी है तलवार लटकती हुई कि भाई इनका अगर फॉर्म नहीं रहा तो इनको टीम से निकाल दिया जाएगा इंग्लैंड से। और उसके बाद अगर बात करें, जसप्रीत बुमराह को लाया गया स्पेल में, वो लेकर जाते हैं हैरी ब्रूक का विकेट, उनका डंडे पे बॉल लगती है और हैरी ब्रूक 11 रन पर आउट हो जाते हैं। और उसके बाद जब जो रूट और ओली पोप खेल रहे थे काफ़ी स्लो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुभमन गिल के कमेंट, नो मोर
एंटरटेनिंग क्रिकेट, क्योंकि पूरी तरीके से डेड क्रिकेट हो रही थी, डेड डिफेंस हो रहा था इंग्लैंड की तरफ से। तो ये बहुत अच्छा कमेंट किया था, नो मोर एंटरटेनिंग क्रिकेट फ्रॉम इंग्लैंड, ये बहुत अच्छा कमेंट था। वेलकम टू बैक टू द बोरिंग टेस्ट क्रिकेट, ये भी बोला था शुभमन गिल ने ओली पोप को। हम जानते हैं जो रूट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ओली पोप को, हैरी ब्रू को, बेन स्टोक्स को, इनको थोड़ी बातें सुन लेते हैं तो चिढ़ जाते हैं, तो उनको थोड़ा एक्सिजरेट करने का प्लान किया था, बट जो कि लगभग सक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि 2 विकेट काफ़ी जल्दी मिल गए थे टीम इंडिया को। उसके बाद आईसीसी बीसीसीआई के हैंडल से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आती है कि स्कैन के लिए जा चुके हैं ऋषभ पंत, और स्कैन के अपडेट दिए जाएंगे, बट अभी ध्रुव जुरैल विल बी रिप्लेसिंग हिम एज अ विकेट कीपिंग ऑप्शन, तो वो देखने को मिलेगा। बट बैटिंग के लिए तो पंत को ही आना पड़ेगा, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कल या फिर तीसरे दिन पे जब इंडिया बैटिंग करेगी, जब पंत की बैटिंग का नंबर होगा, तो क्या वो फिट होकर आ पाएंगे, क्योंकि पंत भाई वाइस कैप्टन तो है ही टीम के, बट एक्स फैक्टर भी है, प्लस बैटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन, विकेट कीपिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन, प्लस इनसाइड देना, और पूरे मैच को लिफ्ट करके रखने का काम करते हैं पंत, तो उनकी ज़रूरत टीम इंडिया को किसी ना किसी वे में, मोड में पड़ती ही रहेगी। बात करेंगे फिर उसके बाद वापस से घूम के आएंगे इंग्लैंड के ऊपर, तो जो रूट भाई, हैट्स ऑफ टू जो रूट, 13,000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, और 3,000 रन तो सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक और अर्धशतक जड़ करके जाते हैं, जो कि बहुत फास्ट तो नहीं था, ज़्यादा एलिगेंट भी नहीं था, बट टिपिकल टेस्ट क्रिकेट की पारी खेल करके गए, पका के रन बना करके गए। और ये बंदा भाई जब 50 बनाता है तो 100 तो डेफिनेटली बनाता है, उसी का डर है जो कि अभी 99 पे नॉट आउट खेल रहे हैं। हो सकता है कल मैच की पहली ही बॉल पे इनका शतक भी आ जाए। तो मुझे एक बार देखने दो भाई, आज की लास्ट बॉल किसने खेली है, वो स्टोक्स ने खेली है भाई। तो मतलब कल मैच की पहली बॉल खेलने वाले हैं जो रूट, तो उन पर भी नजरें रहेंगी कि क्या वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और शतक तो आएगा ही, क्या उसको बड़ा शतक बना पाएंगे, क्योंकि हर टेस्ट मैच में एक अलग शतक वीर देखने को मिला था हमें। पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में बेन डकेट थे, और दूसरी पारी में हमने देखा था, दूसरी में बेन डकेट थे, पहले में याद दिलाओ कौन शतक मार के गया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता अगर मैं भूल गया। तो सेकंड में मारा था बेन डकेट ने, जिनने हमें टेस्ट मैच हराया था। दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में तो शतक ही शतक आए थे, वहाँ पे जो उनके विकेट कीपर है जेमी स्मिथ, उनने सेंचुरी मार दी थी, हैरी ब्रूक ने सेंचुरी मार दी थी। सेकंड इनिंग में कोई शतक भी नहीं था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और इंग्लैंड टेस्ट मैच हार गया था। और इसमें यहाँ पे जो रूट की सेंचुरी लगभग आ ही चुकी है, मान के चलो टीम इंडिया को फिर से वैसी बैटिंग करनी पड़ेगी जैसे पहले 2 टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने की थी। उसके अलावा ओवर डिपेंडेंट नहीं होना शुभमन गिल पे, क्योंकि उनने तो 264 बनाया, फिर 150 प्लस भी बना दिया, तो सब बन चुके हैं उनके। बट कोई और मैच विनर बनना चाहे तो बन सकता है इस मैच के दौरान। तो ये हो गई जो रूट की तारीफ। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद क्या कुछ घटा है टेस्ट मैच में, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब मैं लाइव आया था तो कुछ 5 से 7 ओवर बचे थे, नई बॉल के लिए 2 या 3 ओवर बचे थे। टीम इंडिया थोड़ा स्लो डाउन कर रही थी मैच, और नई बॉल का 80.1 ओवर तक नई ली, पुरानी बॉल डाली गई थी। 80.2 वाली जो बॉल थी उससे पहले न्यू बॉल ली गई, और आकाशदीप उसको रेडी कर ही रहे थे कि आता है टिड्डों का अटैक। पूरे ग्राउंड में टिड्डे फैल गए, जो कि अभी मैं देख पा रहा हूँ। हो सकता था कि मैच रुक जाए, बट मैच नहीं रुकता है, थोड़ी देर तक और बॉलिंग रोकी जाती है। अंपायर्स बात करते हैं कि क्या मैच हो सकता है। अचानक से वो आतंक आया था टिड्डों का, तो डिसाइड किया गया थोड़ी देर रोक के रखो। जो रूट खुश नहीं थे, बेन स्टोक्स खुश नहीं थे, क्योंकि जो रूट कुछ 88 पे खेल रहे थे, तो उनको चाहिए था यहाँ से मैच कंटिन्यू हो जाए। बट बैक ऑफ द माइंड ये भी था भाई, दिन का खेल खत्म हो जाए, कल फ्रेश आके खेलेंगे। बट होता क्या है, अंपायर बोलते हैं नहीं मैच तो होगा भाई। फिर बुमराह के हाथ में गेंद दी जाती है कि शतक रोका जाए जो रूट का, जो कि नहीं हो पाता है, और वो इंपॉर्टेंट भी था। ऐसा भी नहीं है कि भाई तुम किसी का शतक रोक रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, शतक रोकना और मेंटल प्रेशर डालना ज़रूरी था। बट 99 तक पहुंचते हैं जो रूट, अभी भी 99 पे खेल रहे हैं। और टीम इंडिया का जो मैंने ये फोटो डाला है, ये क्यों डाला है इसके बारे में बता दूं आपको थोड़े बैकग्राउंड। तो टीम इंडिया को कोई विकेट नहीं मिला था जब ये हडल हुआ था, इसके बाद किस्मत बदल गई थी। पता नहीं क्या मैसेज दिया शुभमन गिल ने या ऋषभ पंत ने टीम को, या फिर किसी भी प्लेयर ने, ताकि इतनी एनर्जी फूक दी टीम इंडिया में कि फटाफट से 2 विकेट मिले। फिर उसके बाद टीम में जाके फटाफट से 2 विकेट मिले, और दिन का खेल ऐसा जा चुका है जहाँ टीम इंडिया पीछे तो नहीं है। मतलब शेयर्ड हुए सेशन, या फिर एक इंग्लैंड जीता है जो कि पहला सेशन जीता था, दूसरा जीता था, पहला ड्रॉ, दूसरा जीता था इंग्लैंड, और तीसरा फिर से सेशन ड्रॉ हो चुका है। तो अभी तक इंडिया एक भी सेशन जीता ज़रूर नहीं है, बट एक ही इंग्लैंड को जीतने दी है, तो अभी इतना पीछे नहीं हुआ है टीम इंडिया। और अगर मैं बात करूँ हमारी टीम इस टेस्ट मैच में, अब देखने की बात क्या है, देखने की बात यह है कि 251 बन चुके हैं, 4 विकेट गिर चुके हैं, 83 ओवर का गेम हो चुका है, वर्कलोड मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ चुकी है। अगर मैं सही बोलूँ तो सिराज बहुत ज़्यादा ओवर डाल चुके हैं, बुमराह कम बैक कर रहे हैं, तो उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादा बॉलिंग करवाई जा रही है, जैसे हम कॉर्पोरेट में देखते हैं, तूने कल छुट्टी दी थी, आज तू ज़्यादा काम करेगा। तो वही चीज़ देखने को मिल रहा है, बुमराह से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करवाए जा रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। और इंग्लैंड बैक टू बेसिक क्यों आया, उसका भी अगर मैं रीज़न दे दूँ तो वो यही है कि अगर मान लो इंडिया का एक, ऐसे ही मैं एकदम हाइपोथेटिकल मैच बता रहा हूँ, मान लो इंडिया ने, मैं उसका कैप्टन हूँ, मैंने बना दिए 400 रन, इंग्लैंड भी बना देता है 400 रन, बट मैंने वो बनाए थे 120 या 150 ओवर में, 150 ओवर में मैंने बनाया 400 रन, 150 ओवर 400 रन। तो मेरी बैट्समैन ने 1.5 दिन बैटिंग की, तो वो 1.5 दिन मेरे बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को आराम मिल गया। अब इंग्लैंड आया, उसने भी 400 बना दिए, बट 400 बना दिए मान लो 100 ओवर में,
100 ओवर मतलब 1.5 दिन यहाँ भी मान लो। तो आप वो सोचो 50 ओवर अगर वो और खेलते तो 50 ओवर का आराम उनके बॉलर को और मिलता। तो बेस्ट बॉल खेलने से यही नुकसान होता है कि इंग्लैंड अपने बॉलरों को रेस्ट नहीं दे पा रहा है और वो ज़्यादा चेंजेस भी नहीं कर रहा है। बॉलिंग में उन्होंने क्या चेंज किया है? कुछ भी नहीं। वहाँ पे एक जोफ्रा आर्चर आ गया है सिर्फ जॉश टंग की जगह पे, वरना ब्रेंडन कार्स और क्रिस वोक्स तो खेल ही रहे हैं। उनका इंपैक्ट इस टेस्ट मैच में दिखेगा क्योंकि इंग्लैंड ने यहाँ भी दिमाग लगाया है। सिर्फ 3 दिन का आराम था इस टेस्ट मैच में, मैच को स्लो किया है, ज़्यादा बैटिंग की है ताकि क्रिस वोक्स को और ब्रेंडन कार्स को और आराम मिले, जो कि 2 टेस्ट मैच ऑलरेडी खेल के आ रहे हैं। तो यहाँ भी एक टैक्टिकल दिमाग लगाया है इंग्लैंड ने, वो इंडिया को समझ आ जाएगा कल। अगर इंग्लैंड पहले 2 सेशन और खेल गया ना तो ये स्कोर मुझे लग रहा है 500 पार जाएगा। तो टीम इंडिया को कुछ भी करके दूसरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे सेशन तक ऑल आउट करना पड़ेगा। भले पहले सेशन में 2 या 3 विकेट आए, 7 विकेट तक जाएं, बट दूसरे दिन के दूसरे सेशन तक इंग्लैंड ऑल आउट होना चाहिए, वो भी 500 के अंदर। 500 के ऊपर चला गया तो खतरा हो जाएगा, क्योंकि अभी खेल रहे हैं आपके लिए जो रूट और बेन स्टोक्स। और इसके बाद आने वाले बल्लेबाज की बात करूँ तो वो जिमी स्मिथ है जो कि विकेट कीपर है। क्रिस वोक्स भी बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेंडन कार्स और जेमी ओवर्टन, माफ़ कीजिएगा, जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर की इतनी बैटिंग है नहीं, तो हमें क्रिस वोक्स तक ध्यान देना होगा। तो हम अगर 450 तक भी ऑल आउट कर दे तो वो और बड़ी बात हो जाएगी। बट टारगेट होना चाहिए 500 के अंदर रख लो, क्योंकि 500 बनेंगे तो 2 चीज़ होंगी। इंग्लैंड स्लो खेल रहा है, ओवर खा के जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, अगर आप कभी भी मैच में पीछे हो तो आप ड्रॉ के लिए भाग सकते हो। तो अगर आप रन नहीं दे रहे तो इंग्लैंड तेज़ खेला जाएगा और उसका रिजल्ट हो सकता है विकेट गिरना। तो ये सब गेम प्लान टीम इंडिया को रखने पड़ेंगे। कल मेरे को देखना ये है कि नई बॉल के साथ पहला ओवर कौन डालेगा, क्योंकि मैंने देखा जो वर्कलोड, तो भाई देख के मेरे को टेंशन हो रहा है कि कौन बॉलिंग करेगा। अभी पहला ओवर डाला था नई बॉल के साथ आकाशदीप सिंह ने, फिर बुमराह आए थे, फिर अभी आकाशदीप डाल के गए हैं 83rd ओवर। तो कल पहला ओवर डालने वाले हैं बुमराह, स्ट्राइक पे होने वाले हैं जो रूट। पहली बॉल से मैच देखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि शतक आएगा या फिर विकेट गिरेगा जो रूट का डेफिनेटली। और अगर उनका विकेट गिरा तो बैटिंग कोलैप्स फिर से देखने को मिलेगा इंग्लैंड का। अगर वो होता है तो मुझे लग रहा है 350 भी नहीं बना पाएंगे, यहाँ से 100 रन और भी नहीं बना पाएगी इंग्लैंड, इतनी उम्मीद रख सकते हैं हम सब देशवासी। और अगर मैं बात करूँ बैटिंग की, तो ऋषभ पंत जो 4 या 5 नंबर पर बैटिंग कर रहे थे, वहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इंडिया को बैटिंग भी लंबी करनी पड़ेगी। ये मान के चलना पड़ेगा कि पंत को एक दिन का आराम मिल जाए। पंत हो सके तो जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर के बाद भी आ सकते हैं बैटिंग करने। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको आराम चाहिए और कितनी रिकवरी चाहिए इस मैच से पहले। उम्मीद करते हैं चोट ज़्यादा गंभीर ना हो, बैटिंग करने आ सके और वापस से विकेट कीपिंग भी करने आ जाए तो वो भी बढ़िया होगा। बट सब कुछ डिपेंड करेगा कि टीम इंडिया कल कैसे दिन की शुरुआत करती है। कैसा लगा ये वीडियो, कैसे लगा एनालिसिस, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी बर्निंग टॉपिक डिस्कस करना है जो कि नहीं किया, तो मैं एक बार कमेंट देख ही लेता हूँ यार। आप लोग बोलते हो कि 1-2 कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग और फनी थे, वो मिस हुए थे। भाई मैंने सिराज की बात कर लिया, वो जो ओली पोप के बैट से ऐसे स्टांस लेके खड़े थे जैसे वो ओपनिंग बैट्समैन है, वो तो तगड़ा फॉर्म था भाई। तो वो तगड़ा ऐसा पोज दिया है उनने, पिक्चर परफेक्ट वो उनने शॉट दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें दिन के 3000 रन की भी मैं बात कर चुका हूँ भाई। जो रूट की क्लास कोई नहीं मैच कर सकता। जो रूट विराट कोहली, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ, ये सब एक ही साथ के प्लेयर है। एंट्री मेट एक तरीके से बोल लो, साथ में वर्ल्ड कप खेल के आ रहे थे। विराट रिटायर हो चुके हैं, स्टीव स्मिथ की टेस्ट में जगह नहीं बन रही है, केन विलियमसन भी ज़्यादा टेस्ट नहीं खेल रहे हैं, बट भाई ये जो रूट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैंने लगभग आपके सारे कमेंट पढ़ लिए हैं। हैप्पी बर्थडे सुनील गावस्कर चल रहा है, तो आप भी हैप्पी बर्थडे सुनील गावस्कर बोल के क्लोज करेंगे हम इस लाइव सेशन को। कैसा लगा लाइव सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और अपने शेयर करते रहिए जितने भी आपके इनसाइट्स हैं और जो भी पॉइंट आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं इसके दौरान। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। मिलूंगा कल वापस से। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।